हेलो गाइस, वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स या तो आप सीएसआईआर नेट या जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई हैं या फिर आप इस बार के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर आपके भी पास नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किसी भी कैंडिडेट में किसी भी सब्जेक्ट से लाइक एस लाइफ साइंस से, केमिकल साइंस से, मैथमेटिक्स साइंस से, अर्थ साइंस से, वॉट एवर द सब्जेक्ट है, उससे अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपके पास अब क्या क्या अपॉर्चुनिटी बनती हैं आगे करने के लिए, जिससे कि अपना करियर आप और बेटर बना सकते हैं। जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, दिन रात स्टडी किया, अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स को पढ़ें, अब उस सर्टिफिकेट का एक्चुअल में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या सचमुच में कुछ बेनिफिट है भी या फिर सिर्फ एक ऐसा होप है कि हाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ पे फोकस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी नेट एलएस का या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है। तो सो अगर आप सपोज लाइफ साइंस से आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, तो सीएसआईआर का जो नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज आपने, या ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बार का एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ है तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आपका जो कट ऑफ जा रहा है या फिर आपके जो परसेंटाइल मार्क्स आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो आपके पास अगर है तो आप एलएस या जेआरएफ कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अगर जो कि एलएस क्वालिफाई किया हुआ है, पहले उसके लिए बात कर लेते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो उनके पास एलएस का सर्टिफिकेट है। जो एमएससी के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये समझना ज़रूरी है कि सीएसआईआर का जो एग्ज़ाम्स होता है उसका जो रिजल्ट आएगा, अब हालांकि 3 कैटेगरी में आएगा, पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरी में आता था, दैट इज़ लेक्चररशिप मीन्स एलएस और जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब एक कैटेगरी और भी बन रही है जो कि सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए होगा, पीएचडी ओनली के नाम से होगा। इस बार के रिजल्ट में ये कैटेगरी ऐड किया गया है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे इन दोनों पे फोकस कर लेते हैं। इनका तो आपको पता ही है कि हाँ पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ हो सकता है। एलएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और डेफिनेटली आपने नेट के एग्ज़ाम्स में अपीयर आप हुए हैं, इसका मतलब कि आपका माइंडसेट है कि आपको हायर एजुकेशन में, हायर इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग करनी है या फिर आपको क्या करना है, रिसर्च में आगे अपना करियर बनाना है, या फिर हो सकता है कि आप उसी के बेसिस पे किसी इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, जॉब करने की इच्छा रखते हैं। मेजॉरिटी में, मोस्ट ऑफ द केसेस में नेट का एग्ज़ाम्स वही कैंडिडेट देते हैं और जिनका आगे चल कर के गोल जो होता है वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए होता है या फिर आगे चल कर के उनको रिसर्च करने की डिज़ायर होती है, राइट। तो अगर किसी भी कैंडिडेट ने एलएस का सर्टिफिकेट क्वालिफाई कर लिया है, एलएस का सर्टिफिकेट उनके पास है सीएसआईआर का या फिर यूजीसी का, तो उनके पास पहली जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो यही है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स के लिए वो क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। मींस अब वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें अपीयर होकर के वो नौकरी भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम रेगुलर बेसिस पे होते हैं? क्या सारे स्टेट का कोई ऐसा बॉडी है एग्जामिनेशंस का जो कि हर एक रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम कराती है? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता हो, जिससे कि आपके अंदर में एक क्रेज़ बना रहे और आपको ये लगे कि हाँ आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आपको ये नौकरी की अपॉर्चुनिटी बनती है। कई सारी कैंडिडेट्स हैं जो कि मैसेज करते हैं, बात करते हैं कि सर हमारे पास नेट एलएस का सर्टिफिकेट है लेकिन हमें उसका अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं मिला है, कहाँ जाएं और मतलब उसका हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ कैंडिडेट तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेकर के भी अभी तक उनका कुछ बेनिफिट नहीं हो पाया है। उन्हें ऐसा प्रिपरेशन के टाइम पे लगा था कि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटी चल कर के आएगी और उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन शायद क्वालिफाई कर लेने के बाद उनको रियलिटी पता चला कि हाँ जेआरएफ का बेनिफिट हमें कैसे मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक सवाल है। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि आपने एलएस क्वालिफाई कर लिया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट आती हैं उनके एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ाम को देने के लिए। यहाँ से कहीं पे भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको नौकरी मिलेगी ही। पहली चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम्स रेगुलर बेसिस पे कराए नहीं जाते हैं। अगर मैं आपको यूपी की बात करूं तो यूपी में एक हायर एजुकेशन के लिए एग्जामिनेशन बॉडी है, यूपी एसईएससी के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जिसका कि कोई
मतलब क्या ही मैं बताऊँ, 2022 का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फॉर्म पड़ा हुआ है एपी का, और उस फॉर्म की फ़ी ₹2000 पर कैंडिडेट के फॉर्म का फ़ी था। 2022 का अगस्त या सितंबर के आसपास का ये फॉर्म पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ये यूपीएचएससी इतनी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाती है कि एक सिंगल कोई नोटिफिकेशन दे दे कि आपके एग्ज़ाम्स डिले क्यों हो रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे। मेंटली इतना ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं कि सर यूपीएससी का फॉर्म डाल के पड़े हुए हैं, कब एग्ज़ाम होगा कुछ अता पता नहीं है। तो ये तो स्थिति है, ये रियलिटी है आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूपी का, ऐसे ही आप एमपी में और हरियाणा में, राजस्थान में भी देख सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत रेगुलर इंटरवल पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, और एग्ज़ाम्स होने के बाद की जो प्रोसेस होती है, उसको किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएँगे कि हाँ, क्या रियलिटी चल रही है आजकल इन सारी पोस्ट के लिए। तो ये तो कंडीशन है कि 2022 में रिक्रूटमेंट का इन्होंने फॉर्म निकाला, ₹2000 ये फ़ी ले लिए, और इसके बाद एक सिंगल इनको इतनी भी नोटिस निकालने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है कि सिंगल नोटिस निकाल करके कम से कम एटलीस्ट ये तो क्लेरिफाई कर दें कि हाँ, उनका एग्ज़ाम 25 में होगा, 27 में होगा या नहीं होगा, या रिक्रूटमेंट वो कैंसिल हो गए, कुछ तो बता दें। इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले, मीन्स ये फॉर्म भरने वाले सारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक मेंटल स्ट्रेस में चलते रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, और मालूम भी नहीं है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन से जब आएगा तो वो कितने महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। आनन-फानन में एग्ज़ाम कराएँगे, फिर वो फिर से पेपर खराब हो जाता है। तो ये तो कंडीशन है कि प्रॉपर तरीके के एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं। एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएँगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये बन जाती है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। बार-बार मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ एलिजिबल हो जाते हैं, इसकी कहीं गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाती है, बिकॉज़ कई सारे ऐसे, मतलब संख्या 100,000 में बता सकता हूँ, जो कि जिनके पास नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, बट आज तक उनको कहीं कुछ ढंग का चीज़ मिला नहीं है, बेचारे ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन जाती है। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंसेस है, तो प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, आप जाकर के वहाँ पे डेमो दीजिए, वहाँ पे आपका पूरा इवैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर आप ठीक-ठाक पढ़ाते हैं, आपकी पकड़ ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे रख लिया जाता है नौकरी करने के लिए। तो और बाकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर अलग-अलग होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नौकरी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलती है, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर आपको क्या बनता है, एपीआई बनता है, राइट? एपीआई मीन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपको पीएचडी, नेट जेआरएफ और इसके साथ-साथ में पेपर की वैल्यू मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एमएससी किया हुआ है और आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो ये वाले फॉर्म आप नहीं भर पाते हैं, और आपका वहाँ पे मेरिट उतना नहीं जा पाता है। तो अल्टीमेटली आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, उस स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, और इस वाले प्रोसीजर में जो पीएचडी होल्डर होते हैं, जिनके पास 5 टू 10 टू पेपर होता है, और नेट ज़्यादा क्वालिफाई किए होते, 30 नंबर तो पीएचडी की डिग्री का होता है, तो आपके पास वो है नहीं, तो आप पैसे बाहर हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए ये वाली नौकरी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट होता है, वो आपके जो लोग सिर्फ एमएससी हैं और नेट क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। तो पहला तो हो गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट में या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के पढ़ा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये है कि वहाँ पर आपका एपीआई उतना बनेगा नहीं जितना कि उनको चाहिए होता है, और आप उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे, आपको मतलब एक तरीके से बाहर ही कर दिया जाएगा। वैसे आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट हो या ऐसा सेंटर हो, वहाँ पे प्रोजेक्ट ज़ियारत में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो। प्रोजेक्ट ज़ियारत एक टेम्पररी पोस्ट होती है, 2 या 3 साल के लिए, इस तरीके से। कभी-कभी 1 साल का भी होता है, 1 से डेढ़ साल के तक का भी होता है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जिनका प्रोजेक्ट चलता रहता है, वो उनके अंडर में काम करने के लिए एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे पोस्ट आती है प्रोजेक्ट ज़ियारत का। इस प्रोजेक्ट ज़ियारत को में जॉइन करने के लिए आपके पास नेट का सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है, और आपको सेम वही फेलोशिप मिलती है, जो ज़ियारत क्वालीफ़ाई करके आप जाते हैं, वही मिलता है। फेलोशिप नहीं, उसे सैलरी बोला जाता है। आपको वहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है, और वही अमाउंट होगा जो अमाउंट आपको जेआरएफ वालों को मिलता है।
तीसरी आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप जाकर के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके पास एलएस है तो। पीएचडी में एडमिशन अगर आप लेंगे तो आपका जो एडमिशन होगा वो विदाउट फेलोशिप का होगा, और आपको जो वो यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी का जो फेलोशिप होगा वही आपको मिलेगा, 8,000, 5,000, 10,000 जो भी रहता है। तो ये 3 एक ब्रॉडर सेंस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है जब आप अगर नेट का सर्टिफिकेट पास करते हैं, क्वालिफाई करके ले लेते हैं तो। अ, मैंने कई बारी ऐसे कैंडिडेट से पूछ कर देखा है कि आप नेट का एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हो, सीएसआई जेआरएफ क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होता है, बस वो उनको लगता है कि हाँ फेलोशिप मिलेगी और इस तरीके से कर लेंगे। तो आपके पास समझना होगा कि जिस आप सीएसआईआर या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स को लेकर के इतना क्रेज, आप इतना इतना आप परेशान हैं, उसका उसका स्कोप क्या है, आपको आगे जाकर के करने को मिलेगा क्या, और अगर करने को मिलेगा तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने चांसेस है। तो आपको समझना होगा कि नेट का सर्टिफिकेट आपको एक सर्टिफिकेट देता है, और उसके सर्टिफिकेट पे आप यही 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास बनती है कि आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, या प्रोजेक्ट में जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, राइट। अब अगर बात हम यहाँ पे जेआरएफ की करें तो जेआरएफ के पास भी यही अपॉर्चुनिटी होती है, और जेआरएफ वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ़ायदा सिर्फ ये हो जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी करेंगे तो यहाँ पे इनको क्या मिलता है, फेलोशिप मिलती है, और इस टाइम पे फेलोशिप का अमाउंट काफ़ी अच्छा है। और इसी फेलोशिप के अमाउंट की वजह से मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट हैं वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एमएससी के जस्ट बाद हमको इतनी अच्छी कोई सैलरी मिलने वाली है नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेट हो जाता है, तो कहीं पीएचडी में अगर हम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर हमको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो जेआरएफ की फेलोशिप है उस टाइम इस टाइम पे 37,000 है, और 2 साल के बाद आपको टोटल मिला करके लगभग 50,000 पर मंथली के हिसाब से आसपास बैठता है। और ये 37 सिर्फ फेलोशिप है, इसमें कंटीजेंसी सारे मिला देंगे तो ये लगभग 42 के आसपास बैठ जाता है। इतना पैसा आपको फेलोशिप में मिलता है पर मंथली के बेसिस पे, जब अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। और इसके बाद आप प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके का बेवकूफ़ी होगा कि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं और आप प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पीएचडी कीजिए। और पीएचडी में आपको आपका खुद का फेलोशिप होगा तो कोई प्रेशर नहीं होगा, आप अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ कहीं पर फ्री रिक्रूटमेंट आती है किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी तो फिर आपको वही सेम प्रोसेस होगा कि आप एपीआई बनेगा, आप एपीआई से बाहर हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर आता है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या इतना आसान है पीएचडी में एडमिशन लेना, तो आंसर इज नो। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे क्या है, एक्टिव रहना पड़ेगा, और अपनी आपको नज़रें बनाए रखनी पड़ेंगी, और आपको डेवलप करना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि पीएचडी अपने आप में एक ऐसी जर्नी है जिसमें सारे काम आपको इंडिपेंडेंटली करना होता है, आपको वहाँ पे कोई गाइड ऐसे करने वाला नहीं होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला चीज़ जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, ये सवाल का जवाब आपके पास बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। वाई, आप क्यों चाहते हैं पीएचडी करना, इसका रीज़न आपके पास बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको तलाश कीजिए कि आप सच में पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। बिकॉज पीएचडी सिर्फ अगर आप इसलिए करना चाहते हैं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा या फिर आपको फेलोशिप का अमाउंट मिल जाएगा, तो फिर आप इस पर्पज से अगर करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए पीएचडी, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। पीएचडी का ड्यूरेशन 5 साल का होता है, उसमें इतना भी आसानी से नहीं होता, खास करके लाइफ साइंस के फील्ड में। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा उन सभी कैंडिडेट से वही है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से स्टेट होना चाहिए। सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, राइट, ऑन विच टॉपिक। आपका आपके पास ये सवाल आना चाहिए कि आप रिसर्च किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। टॉपिक का नाम जब आपका डिसाइड हो जाए तो फिर आपसे सवाल ये पूछना चाहिए कि इस टॉपिक पे आप क्या करेंगे, क्या आपके पास नया है। लाइक यस, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, जो भी आप टॉपिक सोचेंगे कहीं ना कहीं से पढ़ करके ही सोचेंगे, और ऑलरेडी उस टॉपिक पे बहुत सारे काम हो चुके होते हैं, तो फिर आप नया उसमें क्या करने वाले हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तब जा कर के आपको अपने अंदर से एक फीलिंग आएगी और थॉट आएगा कि आपको ये चीज़ पे अप्रोच करना है, और आप वही लिखते हैं जिसको आप बोलते हैं SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपको 250 से लेकर के 500 वर्ड तक का क्या होता है, राइटअप लिखना होता है। और यही राइटअप जाता है आप जिस किसी के अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं
उस प्रोफेसर्स को आप मेल करते हैं कि सर दिस इज़ आई एम फला 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 एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एटसेट्रा एंड एक्चुअली आई wanted to do my PhD under supervision because of this। आपको ये सब पूरा बकायदा स्टेट करना पड़ता है कि सर आपका जो एरिया ऑफ डोमेन है वो मेरे रिसर्च जो टॉपिक्स है उससे मैच करता है, इसलिए मैं आपके अंडर में करना चाहता हूँ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप PhD क्यों करना चाहते हैं। क्यों का जवाब मिल जाए तो आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं। टॉपिक मिल जाए तो फिर आपको ये जानना होगा कि आप क्या उसमें नया करना चाहते हैं, क्या है आपके पास जो कि आपको आपके अंदर बेचैनी क्रिएट करती है कि ये चीज़ अभी हम इस पे काम किया जाए तो नया कुछ हो सकता है, राइट। जब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके पास नया जो टास्क होगा कंप्लीट करने के लिए वो ये होगा कि उस टॉपिक पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सा रिसर्च सेंटर है, कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो कि काम करते हैं, उनको आप क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रोफेसर या फिर यूनिवर्सिटी या फिर रिसर्च सेंटर आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि मान लीजिए आप कैंसर पे काम करना चाहते हैं, राइट। कैंसर पे आप काम क्यों करना चाहते हैं, क्या आप नया करना चाहते हैं, ये सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इंडिया में सपोज अगर आप CSIR की लेबोरेटरी में काम करना चाहते हैं तो CSIR की लेबोरेटरी का लिस्ट निकालिए। देखिए कि CSIR की लेबोरेटरी में किस में आपको कैंसर पे काम होता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट पता चल जाए तो फिर आप देखिए कि उस इंस्टीट्यूट में कौन से प्रोफेसर जो कि इस कैंसर पे काम करते हैं। और कैंसर पे कई सारे डोमेन होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उस वाले फील्ड पे कौन प्रोफेसर हैं जो कि काम करना चाहते हैं। इस तरीके से जब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको ये मिल गया कि ये प्रोफेसर हैं जो कि इस फील्ड पे काम करते हैं, अब आप इनका डिटेल निकालिए, CV निकालिए, इनको मेल करिए और इनसे आप अप्रोच कीजिए कि सर हम आपके अंडर में PhD करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और ये हमारा टॉपिक है जो कि हम करना चाहते हैं। आप राइटअप आप लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिख लीजिए, लिख करके उनको मेल कीजिए। लकली अगर आप लकी हैं तो प्रोफेसर साहब के मेल का रिप्लाई करेगा, जनरली करते नहीं हैं। आपको सच्चाई बता दें कि अगर आप 25-50 जगह पे मेल करेंगे तो शायद 2-4 जगह से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है आप देख लीजिए। तो अगर आप बहुत अच्छे से मैसेज या मेल नहीं लिख पाते हैं तो फिर आपको वो भी सीखना पड़ेगा कि आप कैसे मेल ड्राफ्ट करते हैं किसी प्रोफेसर को, कैसे आप राइटअप लिखते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, कैसे आप टॉपिक चूज करते हैं, उस टॉपिक पे क्या नया चीज़ करना, ये सब कुछ आपका एक जानने का सब्जेक्ट है। और यही से जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है PhD की। PhD करना और एडमिशन लेने से पहले जो चीज़ आप सीखते हैं वो आपके कहीं भी MSc BSc की पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता है। ये टोटली आपका एक नया एक्सपीरियंस होता है, नहीं आपको पता होता कैसे करना है। ये धीरे धीरे इसीलिए आपको JRF एक्टिवेट कराने के लिए 2 ईयर का टाइम दिया जाता है। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपको JRF एक्टिवेट करने के 2 साल का समय क्यों है, JRF की वैलिडिटी 2 साल क्यों है। इसी चीज़ों के लिए है कि MSc के बच्चे के पास ये आइडिया नहीं है कि रिसर्च का टॉपिक वो कैसे सर्च करे, प्रोफेसर्स को कैसे मेल करे, कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखे। ऐसा करने में उसको टाइम लगता है। तो ये टाइम करते करते आपका 2 साल आपको समय दिया जाता है कि आप 1 साल में उसको कर सकते हैं और आप फिर कहीं एक्टिवेट PhD में करा सकते हैं। जो लोग PhD में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए गुड टाइम है क्योंकि बहुत सारे आइसर, नाइसर, CSIR इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के PhD के विंटर सीजन वाले मीन्स जनवरी में जो एडमिशन चलता है उनके लिए फॉर्म आना स्टार्ट हो गया है। आप सारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उनके ब्राउज़र को आप देखते रहिए, नोटिफिकेशन आप देखते रहिए। ये काम आपको डेली बेसिस पे करते रहना है अगर आप PhD करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको आगे अपने CSIR और नेट JRF के सर्टिफिकेट का यूटिलाइज आप कर सकते हैं। एक बार अगर आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं और सब कुछ आपका ठीक से हो जाता है तो फिर आप अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराते हैं और फेलोशिप एक्टिवेट कराने के लगभग 3 से 4 महीने के बाद आपको क्या आता है, फर्स्ट टाइम पे क्या आती है, वो पैसा आता है। वो टाइम आपको क्या होगा, बड़ा ही सुखद होगा जब आपके अकाउंट में करीब 2 लाख 3 लाख रुपए एक इकट्ठा आता है। तो आपको लगता है कि आपकी सारी जो थकान है, सारी जो मेहनत है, JRF को क्वालिफाई करने से लेकर के पूरे PhD एडमिशन लेने तक का जो सफ़र था वो आपको थोड़ा-सा अच्छा लगता है, जब पैसा आपके अकाउंट में आता है तब। उसके बाद आपको फिर PhD के काम में धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, आप करते जाते हैं और मंथली बेसिस पे आपको पैसा आता जाता है। तो ये है आपकी पूरी JRF का आगे का जो फ्यूचर, जिसके लिए आप इतना परेशान थे कि JRF क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो JRF क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको यही
पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और आप पीएचडी करने के टाइम पे आपको फेलोशिप मिलेगी। वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी बढ़ेगी। आपको कहीं जाकर के नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा, पोस्टर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ओरल प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और अगर आप पीएचडी से काफ़ी खुश हैं, पीएचडी करके आपको मज़ा आया है, तो आप पीडीएफ भी मीन्स पोस्ट डॉक भी क्या कर सकते हैं। वो उसके लिए अलग से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। थर्ड जो कैटेगरी है पीएचडी ओनली के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना ही इनको फेलोशिप मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन करने वाले कैंडिडेट होंगे, जिसका कैटेगरी इस बार के रिजल्ट में आएगा। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये था आपके सीएसआईआर और नेट और जेआरएफ का आपका स्कोप, और कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दैट इज रियलिटी कि आपको क्या मिल सकता है और उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये है आपको आगे का उसका आगे का फेड, जो कि जिसके लिए आप इतना परेशान हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत किए हुए हैं। एंड होपफुली कि अभी इस वीडियो के बाद आपको दिमाग में अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो कई सारे सवाल आ रहे होंगे, और अगर एलएस का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए भी आप आगे सोच पाएंगे। अगर आप में से किसी को भी जो ये वीडियो देखेंगे, अगर कुछ डाउट है, कुछ भी चीज़ आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।